हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हम कर रहे हैं बैंकिंग सर्विस। आगे भी बहुत सारे सर्विसेज हमें पढ़ने हैं, लेकिन अभी हम इस सबसे फर्स्ट सर्विस पढ़ रहे हैं बैंकिंग के बारे में। एंड उसके टाइप्स हमने देख लिए, उसका मीनिंग भी हमने पढ़ लिया। चलिए अब हमें देखना है कि बैंक क्या क्या फंक्शंस करती है, क्या क्या वो काम करती है। हम एज अ जनरल पब्लिक काफ़ी सारी सर्विस यूज़ करते हैं बैंक की, तो बैंक क्या क्या काम करती है उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कमर्शियल बैंक की हम बात करेंगे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, ये जो बहुत सारे बैंक फंक्शंस करती है उसको डिवाइड कर दिया है दो चीज़ों में। एक तो है प्राइमरी फंक्शन एंड दूसरा रहेगा हमारा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी का मतलब हो जाएगा सबसे मेन काम क्या करेगी बैंक। सबसे मेन क्या करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाएगा कि हम जनरल पब्लिक है, हमारे पास जो पैसे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में जाके। तो बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट करती है उसे, डिपॉजिट लेती है एंड उसके बदले बैंक क्या करती है, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ बैंक क्या करेगी, जैसे हमारे पास पैसे हैं एक्स्ट्रा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, सेम वैसे ही ऐसे भी तो हो सकता है कि चलो हमें ज़रूरत पड़ गई पैसों की, लोन चाहिए हमें, बराबर। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है या बिजनेस एक्सपांड करना है या फिर घर खरीदना है, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए। काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हमें लोन रिक्वायर्ड होते हैं, पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो लोन हमें कौन प्रोवाइड करता है, बैंक प्रोवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक हमें लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करती है, देती है, जिसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को। तो ये हो जाएगा सबसे प्राइमरी फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन बैंक का, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी के सिवाय दूसरे फंक्शंस क्या क्या करेगी बैंक, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है एजेंसी एंड दूसरा यूटिलिटी। व्हाट इज एजेंसी फंक्शन, तो एजेंसी फंक्शन का मतलब हो जाएगा बैंक एज एन एजेंट काम करेगी हमारे लिए। एंड दूसरा यूटिलिटी फंक्शन, कुछ ऐसी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करेगी जो हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे हमें कुछ यूटिलिटी मिलने वाली है। अब इन फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कि क्या क्या दिया हुआ है अंदर। नाउ सबसे फर्स्ट इज, स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी फंक्शन हम देखेंगे, बैंक का सबसे मेन फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आर नोन एज कोर बैंकिंग फंक्शंस। कोर मतलब सबसे मेन, इंपॉर्टेंट। ना तो प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलोज। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला हम देखने वाले हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उसके बारे में। नाउ कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। द डिपॉजिट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। अब ये जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक एक्सेप्ट कर रही है, जिसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देने वाली है, तो इसको दो कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है। कौन सी दो कैटेगरी आती है, एक तो टाइम डिपॉजिट एंड दूसरा डिमांड डिपॉजिट। उसमें सबसे पहले हम टाइम डिपॉजिट पढ़ते हैं। तो टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जिसके अंदर कुछ टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई होगी, उसे हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। जैसे हमने बैंक में पैसे डाले हैं तो उसका कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हम अचानक से जाके विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है। अब दूसरा आता है डिमांड डिपॉजिट। तो अब डिमांड डिपॉजिट कैसा हो जाएगा, हमने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए हैं, लेकिन हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है हम बैंक में जाएंगे एंड विड्रॉ कर सकते हैं हमारे पैसों को, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट। तो अब सबसे पहला हम टाइम डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइम डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रीपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। देखिए टाइम डिपॉजिट में ये बात बराबर से याद रखनी है, उसमें कुछ डिसाइडेड टाइम रहेगा। उसमें टाइम डिपॉजिट में सबसे पहला आया है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट,
हमने फिक्स डिपॉजिट प्रैक्टिकली किया भी होता है हमारे घर में, या फिर सुना तो होगा ही ऑफ कोर्स। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या, कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, ठीक है। जैसे हमें 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करना है, या 3 साल का करना है, 1 साल का करना है। क्या हो गया यहाँ पे, फिक्स टाइम पीरियड हो गया, उसके पहले हम पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे, बराबर। उसी के साथ ही क्या होगा, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है वो भी फिक्स होगा, एंड जो इंटरेस्ट हमने मिलने वाला है वो भी फिक्स होगा, ठीक है। मान लो 5 साल के लिए हम कर रहे हैं, हम 2 लाख कर रहे हैं, 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो फिक्स हो गया। 2 लाख का हमने किया 5 साल के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो भी फिक्स हो जाएगा। चलो हमें 8% मिलने वाला है तो 8% फिक्स हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट। सारी ही चीज़ें यहाँ पे फिक्स होंगी। अब ये जो हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में पैसे, उसके अगेंस्ट बैंक हमें कुछ रिसिप्ट इशू करेगी, जिसको लेके हम क्या करते हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड हम बैंक में जाते हैं एंड हमारे पैसे हम ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेरिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स हो रही है, फिक्स अमाउंट, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड वेरीज विद द डिपॉजिट पीरियड। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करेंगे कि हमने जो पैसे डिपॉजिट किए उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, तो सेविंग बैंक से ज़्यादा रहेगा। हमारा जो नॉर्मल सेविंग बैंक रहता है, लेकिन वहाँ पे कैसा होता है, हम कभी भी जाके पैसे विड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे तो वैसा होने नहीं वाला है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा कंपेयर टू सेविंग बैंक। एंड वेरीज विद डिपॉजिट पीरियड, वेरीज मतलब चेंजेस विथ डिपॉजिट पीरियड। अब 1 साल के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं और 5 साल के लिए हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 5 साल के लिए कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, हाई होगा कंपेयर टू 1 ईयर। तो वो चेंज रहेगा अकॉर्डिंग टू पीरियड, चेंज होता रहेगा। नाउ नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। विड्रॉ हम बिफोर मैच्योरिटी नहीं कर सकते, लेकिन हावेवर डिपॉजिटर कैन विड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी डेट फॉर विच बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि भाई हमने फिक्स डिपॉजिट किया है, बराबर है, लेकिन हमें कुछ रिक्वायरमेंट आ गई तो हमें डेट ऑफ एक्सपायरी के पहले ही विड्रॉ करने पड़ेंगे पैसे, ज़रूरत पड़ गई तो बैंक हमें पैसे दे देगी, लेकिन वो क्या करेगी, पूरे पैसे नहीं देगी, जो हमें मैच्योरिटी पे मिलने वाला था जो इंटरेस्ट, उससे थोड़ा कम करके देगी। नाउ फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अ फिक्स डिपॉजिट रिसीट। देखिए हमने जो पैसे डिपॉजिट किए उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलने वाला है, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, FDR मिलेगा, इज इश्यूड बाय द बैंक। अगेंस्ट दिस रिसीट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक। और एक फैसिलिटी हमें मिल रहा है कि इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर हमें FD ब्रेक नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट हमें ब्रेक नहीं करना है, तो और एक हमारे पास क्या ऑप्शन है कि उस FDR के अगेंस्ट, ये रिसिप्ट जो हमारे पास है उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक के पास से। तो क्या होगा, एक तो हमें FD तोड़ना नहीं पड़ेगा, लोन के पैसों से हमारा काम हो जाएगा और उसके बाद हम वो लोन रीपेमेंट बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी अवेलेबल हो गई फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट। वो फिक्स डिपॉजिट हमने पढ़ा अंडर टाइम डिपॉजिट। अब ये टाइम डिपॉजिट के अंदर और एक कौन सा टाइप है, रिकरिंग डिपॉजिट। चलिए ना, व्हाट इज रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट मतलब कुछ फिक्स अमाउंट इंडिविजुअल क्या करेगा, एवरी मंथ डिपॉजिट करता रहेगा उसके अकाउंट में, उसे हम बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। अब मोस्टली ये अकाउंट कौन ओपन करता है, सैलरीड पर्सन है, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी रेगुलर इनकम है, ठीक है, वैसे लोग इस अकाउंट को ओपन करेंगे। क्या करेंगे, मंथली फिक्स अमाउंट होगा, जैसे मान लो 10,000 का हमने रिकरिंग डिपॉजिट किया है, तो हम क्या करेंगे, एवरी मंथ 10,000 डिपॉजिट करते रहेंगे हमारे रिकरिंग अकाउंट में। एंड क्या होगा,
पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम होगा एंड सेविंग बैंक से थोड़ा ज़्यादा होगा। चलिए, इट इज़ ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। सैलरीड पर्सन एंड जिनका रेगुलर इनकम है वैसे लोग इससे ऑपरेट करेंगे। अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट एवरी मंथ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक महीने 8,000 डिपॉजिट किए, दूसरे महीने 10, तीसरे महीने 12, ऐसा नहीं होगा। 10,000 तो फिक्स 10,000 का ही रिकरिंग डिपॉजिट होगा। विड्रॉवल ऑफ अक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मेच्योरिटी डेट। देखिए यहाँ पे भी पैसे कब मिलेंगे, जब मेच्योरिटी डेट आएगा तभी मिलेंगे। Now rate of interest is higher which is similar to fixed deposit account. Separate passbook is provided to know the position of RD account. देखिए सेपरेट पासबुक यहाँ पे इश्यू किया जाएगा। मतलब आपका जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है और आप रिकरिंग डिपॉजिट भी ओपन कर रहे हो तो इस रिकरिंग डिपॉजिट के लिए आपको सेपरेट पासबुक मिल जाएगा जिसमें खाली उसी की डिटेल होगी कि आपने कितने महीने पैसे डिपॉजिट किए हैं, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट कितना मिला है एंड आपका बैलेंस उसमें कितना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा, हमने पढ़ा फिक्स डिपॉजिट एंड दूसरा रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट के अंडर हमने पढ़ा। नाउ नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या था, फिक्स पीरियड था, मेच्योरिटी डेट पे हमें पैसे मिल रहे थे। नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट में क्या होगा, कस्टमर को ऑन डिमांड पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, हमने हमारा अकाउंट मेंटेन किया है बैंक में, अभी हमें आज ज़रूरत है तो हम आज भी विड्रॉ कर सकते हैं, 2 दिन बाद चाहिए तो हम तभी भी विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज विच आर रीपे टू कस्टमर्स वेन एवर दे डिमांड। जब भी कस्टमर डिमांड करे उसे पैसे दे देने के। दैट मीन्स money can be withdrawn as per the wish of the customer through withdrawal slips, check, ATM card, online transfer, ये एक्सेट्रा। ये सारे मेथड्स है जिसके ज़रिए हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। नाउ डिमांड डिपॉजिट के अंदर उसके टाइप्स में सबसे पहला आने वाला है सेविंग अकाउंट। ये नॉर्मल बेसिक अकाउंट रहता है जो हम ओपन करते हैं बैंक में जाके, सेविंग अकाउंट। उसमें क्या होता है, अब वहाँ पे हमें जो डिपॉजिट करने हैं पैसे, उसका अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा, चेंज होते रहता है। अभी आज मेरे पास 5,000 है, मैंने डिपॉजिट किए, कल हम 7,000 डिपॉजिट करेंगे, 4 दिन बाद 10,000 करेंगे, चलेगा। कोई फिक्स अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया गया है या फिक्स टाइम पीरियड भी नहीं दिया गया है। जब भी हमें जितने भी डिपॉजिट करने हो हम कर सकते हैं एंड कोई भी टाइम पे हमें अकाउंट में हमारे जितना बैलेंस है उसमें से जितने भी पैसे विड्रॉ करने हो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो थोड़ा सा लो रहेगा, एफडी के फिक्स डिपॉजिट जितना नहीं होगा एंड रिकरिंग डिपॉजिट जितना भी नहीं होगा, कम मिलेगा हमें। एंड आगे इस अकाउंट में भी कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है जिसे हम पढ़ेंगे। नाउ इट इज़ जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर or fixed income such as salary or wages. The main aim of this deposit account is to encourage habit of saving among people. देखिए ये अकाउंट क्या करता है, सेविंग हैबिट बढ़ाता है लोगों की। ठीक है, अभी हमें ऐसे लगता है कि चलो रिकरिंग डिपॉजिट हम ओपन नहीं कर सकते, एवरी मंथ मेरे पास 10,000 नहीं आएंगे, तो ठीक है, किसी पर्सन को ऐसे लगता है कि कभी मेरे पास 1,000 है तो मुझे डिपॉजिट करने, कभी 4,000 है, चलेगा, तो हम सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दिस डिपॉजिट अकाउंट्स आर मीन फॉर पर्पज ऑफ मैक्सिमम सेविंग। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट। विड्रॉवल के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। दिस अकाउंट्स कैरी लो इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट याद रखना है, यहाँ पे लो रहेगा। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली बेसिस ऑन दिस अकाउंट। मंथली भी इंटरेस्ट मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली भी मिल सकता है या ईयरली भी मिल सकता है। पासबुक फैसिलिटी
balance on SMS, account statement, etc. Facilities are provided to account holder to a certain financial position. फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या स्टेटस है उसका, वो उसे पता चलते रहेगा। कैसे पता चलेगा? एसएमएस आएगा या तो फिर अकाउंट स्टेटमेंट आएगा, मेल पे भी आता है अभी तो। फैसिलिटी भी रहती है, पासबुक रेगुलरली हम जाके अपडेट कर सकते हैं बैंक में, जिससे हमें पता चल जाता है हमारी अकाउंट में हमारी पोजीशन क्या है, कितने हमारे पैसे अकाउंट में है। नाउ फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स सम बैंक्स प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट। देखिए, फ्लेक्सी डिपॉजिट करके फैसिलिटी मिलता है सेविंग वालों को। This facility combines advantages of saving account and fixed deposit account. This is not separate deposit account. It is a type of saving bank account or current deposit account with special features and benefit. अब इस अकाउंट में क्या होता है? ऐसा एक टाइप का सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वाले भी कुछ हमें बेनिफिट मिलते हैं, मतलब उसके रेट्स पे भी कुछ हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ये फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पे अलग से अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ हमें ये फैसिलिटी सेविंग में ही हमें मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम मोड भी कहेंगे। Now, in case of multi-option deposit account, the excess amount after a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit when adequate funds are not available to honor payments or checks. In saving account, funds get transferred from fixed deposit account to saving bank account. देखिए, अब यहाँ पे क्या बताया है हमें, मान लो हमारा सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब वहाँ पे मान लो ऐसे लिमिट दी गई है कि 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर हो जाता है सेविंग में, तो क्या होगा, उसके एक्सेस जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट में। मान लो 1 लाख के ऊपर हमारे 20,000 जमा हुए, तो क्या होगा, वो जो 20,000 है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे एफडी में, और उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो एफडी के रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही बेनिफिट हमें मिले। सेविंग अकाउंट के अंदर हमें एफडी का भी बेनिफिट तो मिल गया। अब और एक चीज़ क्या होगी, मान लो हमने किसी को चेक दिया हुआ है, किसी को हमने पेमेंट करना है 1,10,000 का, बराबर। अब क्या होगा, 1 लाख तो इधर से गए और 10,000 हमें चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 10,000 यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी और 1,10,000 का पेमेंट हो जाएगा जिसे हमें करना है उसे, और बैलेंस 10,000 रह जाएंगे हमारे अकाउंट में। ठीक है, इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे कुछ एक लिमिट के बाद के पैसे ऑटोमेटिकली एफडी में चले जाते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर वो पैसे हमें कम पड़ रहे हैं तो वहाँ से पैसे वापस अकाउंट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों फैसिलिटी मिल रही है, एफडी की भी और सेविंग अकाउंट की भी। चलिए, तो ये हमने डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहला पढ़ लिया हमने सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं करंट अकाउंट। देखिए, अभी करंट अकाउंट की हम बात करें तो ये करंट अकाउंट सारे लोग नहीं ऑपरेट कर सकते, सारे लोग ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। करंट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, जिसका बिजनेस है वो ही कर सकता है। ठीक है, जो बिजनेसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी से, वो ये अकाउंट ओपन करेंगे। दूसरा क्या है, इस अकाउंट में विड्रॉवल के लिमिट्स नहीं रहेंगे, डिपॉजिट के लिमिट्स भी नहीं रहेंगे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे एफडी या आरडी जितना नहीं रहता है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये सारे लोग ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं हु हैव रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। नाउ इन दिस अकाउंट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट। देखिए, जितना भी मर्जी आए डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड विड्रॉवल ऑफ अमाउंट। नाउ नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट। कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा
बैंक कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं देगी। नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट। फॉर करंट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ। एक बात तो ये याद रखनी है कि सेविंग बैंक अकाउंट अगर हमारा होता है तो हमें क्या मिलता है, पासबुक मिलेगी। जब यहाँ पे करंट अकाउंट है तो हमें क्या मिलता है, स्टेटमेंट मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलेगा, जहाँ पे हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं। एवरी मंथ मिलेगा, वो भी मंथली मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ क्या है, करंट अकाउंट पे हमें क्या मिलता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उसके बियॉन्ड भी अगर आपको पेमेंट्स करने हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, ठीक है, हमारे करंट अकाउंट में 50,000 पड़े हैं, 50,000 तक के तो हमने खर्चे कर दिए, चेक दी दिए सप्लायर्स वगैरह को। उससे आगे भी अगर हमें चेक देने हैं, पेमेंट्स करने हैं तो हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, बैंक के पैसे यूज़ करके हम वो पेमेंट्स कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चलिए, तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज, अब जो प्राइमरी फंक्शन हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ लिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वाला। डिपॉजिट्स के बारे में हमने सारी चीज़ें देख ली। नाउ नेक्स्ट इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक तो बैंक जो हमारे पास से पैसे लेती है उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जिसके ऊपर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, एंड वो चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली। दूसरा काम बैंक क्या करेगी, ग्रांटिंग लोन्स। हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है, लोन चाहिए, एडवांस चाहिए, तो वो भी बैंक हमें प्रोवाइड करती है। नाउ बैंक ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स हु आर इन नीड ऑफ बैंक फंड्स। जिसको ज़रूरत है उसे लोन मिलती है। द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 year and more. Advances are provided for shorter period from 4 months to 1 year. देखिए ये डिफरेंस रहेगा लोन्स एंड एडवांसेस का। 1 साल से ज़्यादा है, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो हम लोन्स लेंगे, एंड शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा 4 months to 1 year, तो हम उसे एडवांसेस कहेंगे। द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वो हम देखते हैं आगे किस किस टाइप से एडवांसेस दिए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लोन के बारे में, कि बैंक जो हमें लोन प्रोवाइड करती है, अब उसके ऊपर क्या होगा, हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये जो लोन है वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रहेगी, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहेगी, मीडियम टाइम या लॉन्ग टर्म के लिए ये रहेगी। नाउ कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स। The borrowers can use entire amount sanction or can withdraw in installment. देखिए, बैंक हमें मान लो 5 लाख का लोन दे रही है, तो अब सारा ही अमाउंट एक साथ में भी ले सकते हैं या फिर इन इंस्टॉलमेंट, कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में भी हम उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं। नाउ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट सैंक्शन। जितना भी लोन हमने लिया है, हमें सैंक्शन किया गया है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो अब लोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म लोन्स, बहुत छोटे पीरियड के लिए रहेगा। शॉर्ट टर्म लोन्स आर अ पीरियड अप टू 1 year टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। 1 साल तक का लोन चाहिए तो शॉर्ट टर्म के अंडर कंसिडर किया जाएगा। मोस्टली रहेगा वर्किंग कैपिटल के लिए। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? बिजनेस में जो डे टू डे के खर्चे रहते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल का हमें पेमेंट करना है, या किसी को सैलरी देना है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये सारी चीज़ें आती है वर्किंग कैपिटल में। तो उसके लिए जो हम लोन लेते हैं वो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं। उसके बाद आता है मीडियम टर्म लोन। तो मीडियम टर्म लोन आर फॉर पीरियड ऑफ 1 year to 5 years। 1 साल से लेके 5 साल तक का हम लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोन हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए भी हो सकता है या फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी हो सकता है। मतलब कि डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हमने लोन लिया, या तो फिर हमें कोई मशीनरी ख़रीदना है, इक्विपमेंट लेना है, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं, तो वो आता है मीडियम टर्म लोन में। नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर।
बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमें लोन चाहिए, ठीक है, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई मशीनरी हम खुद बना रहे हैं, बहुत बड़ा मशीनरी, तो ज़्यादा टाइम लगता है उन चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे हम कौन सा लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स हम वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा लोन के 3 टाइप, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ना नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांसेस के बारे में। अब एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड provided to businessmen to satisfy different financial requirements of the business, ठीक है। अब ये एडवांसेस तो हमें पता है कि ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहते हैं, लेकिन एडवांसेस हम किस किस मोड्स से ले सकते हैं, किस किस तरह से हम एडवांसेस ले सकते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट आता है कैश क्रेडिट। देखिए, द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। ये दोनों को ही मिलेगा, करंट अकाउंट वालों को भी कैश क्रेडिट मिलेगा, सेविंग वालों को भी मिलेगा, ओवरड्राफ्ट खाली करंट वालों को ही मिलेगा, ये दोनों को मिलेगा। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इंटरेस्ट रेट इज हायर ऑन सीसी, सेपरेट सीसी अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय बोरोवर। देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई रहेगा, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा ऑलरेडी अकाउंट है बैंक में, लेकिन हमें कैश क्रेडिट अवेल करना है, हमारे उसी अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस हमें नहीं दिखेंगे, जबकि वो चीज़ होगी ओवरड्राफ्ट में कि एक ही अकाउंट में उसी में हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है कि सेपरेट सीसी अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर। नाउ दूसरा हम देखते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए, अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, करंट अकाउंट वालों को ही ये मिलेगा, एंड दूसरा इसके लिए हमें सेपरेट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ऑलरेडी करंट अकाउंट है उसी के अंदर हमें ओवरड्राफ्ट के ट्रांजैक्शंस भी दिखेंगे। तो नाउ दिस फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट होल्डर्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज। देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें कितने दिनों के लिए मिलता है, 15 to 60 डेज के लिए हमें मिलता है। इंटरेस्ट रेट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉन, नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड। सेपरेट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है, एंड एंट्रीज आर शोन इन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ही हमें सारी एंट्रीज दिखेगी। इट इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, टेम्पररी टाइम के लिए हमें रिक्वायरमेंट हो गई, हमारा एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, 10 दिन के लिए ही पैसे हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं, 10 दिन के बाद पैसे आने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। उसका पीरियड रहता है 15 to 60 डेज। उसके बियॉन्ड हमें शॉर्ट टर्म एडवांसेस चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, कैश क्रेडिट लेते हैं, जिसके लिए सेपरेट अकाउंट हमें ओपन करना रहता है। क्या अभी थर्ड हमारा आता है एडवांसेस में, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ड्रॉ करती है, जैसे ए पर्सन है, बी पर्सन ने ए को पैसे देने हैं आफ्टर 3 months, लेकिन वो क्या करेगा, अभी बी है वो साइन करके दे देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कि भाई आफ्टर 3 months मैं तेरे पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी ए को तो आफ्टर 1 month ही रिक्वायरमेंट आ गई पैसों की, तो अब ए क्या करने वाला है, जाएगा बैंक के पास और उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो डिस्काउंट करवा के वहाँ से पैसे ले लेगा, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। The drawer of bills of exchange or beneficiary can discount the bill with the bank and obtain an advance on the due date of bill. The bank will recover the amount from the drawee. क्या होगा ड्यू डेट पे, जब भी हमने एग्जाम्पल देखा ड्यू डेट आएगी तो बैंक क्या करेगी, बी के पास जाएगी और वहाँ से पैसे कलेक्ट कर लेगी, मतलब सबका ही काम हो गया, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया और बैंक का भी हो गया, बैंक को भी पैसे मिल गए, ठीक है। तो ये हो जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये 3 टाइप्स हमें देखी हमने, जिसके थ्रू हमें एडवांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी फंक्शन के बारे में पढ़ लिया कि बैंक के प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या होते हैं।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी फंक्शन की तरफ। चलिए सेकेंडरी फंक्शंस, मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन हमने देख लिया बैंक का क्या होता है। उसके सिवाय जो बैंक काम करेगी वो सारे काम आएंगे, सारे फंक्शंस आएंगे अंडर सेकेंडरी फंक्शन। अब ये सेकेंडरी फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आता है एजेंसी फंक्शन एंड दूसरा आएगा यूटिलिटी फंक्शन। तो सबसे पहला उसमें हमें पढ़ना है एजेंसी फंक्शन। नाउ व्हाट इज एजेंसी फंक्शन? तो देखिए एजेंसी फंक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि बैंक एज एन एजेंट काम करेगी हमारे लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेक कलेक्शन की हम बात करें, अब किसी पर्सन के पास से हमें पैसे कलेक्ट करने हैं, लेकिन क्या होता है वो पर्सन हमें चेक देता है, हम बैंक में चेक डालते हैं और बैंक क्या करती है हमारे बिहाफ में वो चेक कलेक्ट कर लेती है, उस पर्सन के अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह का एजेंसी फंक्शन हो गया। बैंक हमारे लिए काम कर रही है, हमारे बिहाफ में काम कर रही है। तो वैसे ही क्या क्या कौन कौन से एजेंसी फंक्शंस हैं वो हम एक एक देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स। देखिए बैंक कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए कलेक्ट करेगी, जैसे सैलरी हमारी बिहाफ में कलेक्ट करेगी, डिविडेंड करेगी, तो कलेक्शन भी करेगी एंड पेमेंट भी करेगी। तो कमर्शियल बैंक कलेक्ट्स सैलरी, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम periodically as well as makes periodical payments such as taxes, bills, premiums, rent etc. देखिए सारे ही पेमेंट्स रेगुलर होते हैं, टैक्सेस हो या बिल हो या प्रीमियम्स हो या रेंट हो। तो हम क्या करते हैं बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बैंक क्या करती है रेगुलरली पेमेंट कर देती है हमारे बिहाफ में। नाउ ऑन द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बैंक काम करती है। द कमर्शियल बैंक चार्जेस सर्टेन फिक्स अमाउंट क्वार्टरली और एनुअली in form of service charges from customer for providing such service. बैंक क्या करेगी, ये जो हमारे लिए काम कर रही है बैंक, उसके अगेंस्ट बैंक क्या करेगी कुछ चार्जेस कलेक्ट कर लेगी, या तो एनुअली या तो क्वार्टरली। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो बैंक हमारे लिए करेगी एजेंसी फंक्शन, उसमें आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए अब नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो? जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, ABCD एक्सेट्रा बहुत सारी कंपनीज़ में किया हुआ है, बराबर। तो अब ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसका वैल्यू जो हमें दिखाता है उसके सामने, उसे हम पोर्टफोलियो बोलते हैं कि चलिए A कंपनी में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, B में इतना है, C में इतना है, ठीक है। तो अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम होगा तो वो कौन करेगा, बैंक हमारे लिए वो काम करेगी। तो वो भी एज एन एजेंट ही काम कर रही है हमारे लिए, इसलिए वो आता है एजेंसी फंक्शन में। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी हमारा पोर्टफोलियो, वहाँ से कौन सा शेयर हमें रखना है, कौन से शेयर्स हमें सेल कर देने हैं, तो ये चीज़ कर रही है बैंक हमारे लिए, इसलिए हम उसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं। नाउ लार्ज कमर्शियल बैंक्स undertake to purchase and to sell securities such as shares, bonds, debentures, etc. on behalf of the clients. This handling of securities is known as portfolio management. देखिए बैंक काम कर रही है हमारे लिए सिक्योरिटीज परचेस एंड सेलिंग का, तो वो हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Now due to this facility, more clients are opting for such service of commercial banks. देखिए किसी भी कस्टमर को तो अच्छा ही लगेगा ना कि कोई हमारे लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स या क्लाइंट्स हम बोलेंगे क्या करते हैं, ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं। और बैंक क्या करती है, उसके अगेंस्ट हमारे पास से कुछ चार्जेस ले लेती है। तो ये हुआ सेकेंड फंक्शन एज एन एजेंट। नाउ थर्ड इज फंड ट्रांसफ़र। देखिए अब फंड ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है। Commercial bank provides facility of fund transfer from one branch to another branch or branch of another bank. हमें किसी को पैसे देने हैं, किसी पर्सन को,
ठीक है। अब वो उसका अकाउंट सेम बैंक में भी हो सकता है या तो फिर अदर बैंक में भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये जो फंड ट्रांसफ़र का काम है वो बैंक हमारे लिए कर रही है, तो वो भी एजेंसी फंक्शन में आता है। So now commercial banks come with various initiative to make this transaction hassle free। देखिए, पहले जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे और अभी जो हम कर रहे हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। पहले हम चेक इशू करते थे, अब हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस अभी आ रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, फंड ट्रांसफ़र में भी आए हैं और भी फैसिलिटीज़ में भी आए हैं। चलिए, तो ये थर्ड फंक्शन हो गया हमारा एजेंसी फंक्शन में फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज डीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? पहले कैसा था, जो भी सिक्योरिटीज़ हम परचेज करते थे वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में रहती थी, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में रहती थी। अभी सारी चीज़ें कैसी हो गई है, डीमटेरियलाइज हो गई है। ऑनलाइन ही हम सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हम ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बैंक हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डीमटेरियलाइजेशन की, तो वो भी एजेंसी फंक्शन में आ जाता है। तो बैंक्स प्रोवाइड डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटीज टू देयर क्लाइंट टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। देखिए, डीमटेरियलाइजेशन का मीनिंग हो जाएगा कि हम हमारे सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं हमें लाना पड़ रहा है। दैट इज़ डीमटेरियलाइजेशन। On behalf of clients, it undertakes the electronic transfer of shares in case of purchase or sale। इलेक्ट्रॉनिकली हम बाइंग एंड सेलिंग आजकल करते हैं, फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं करता है। तो इस फैसिलिटी को हम बोलेंगे डीमटेरियलाइजेशन, और वो हो जाएगा बैंक के एजेंसी फंक्शन के अंदर वो आएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ फंक्शन हो गया ना। फिफ्थ इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। देखिए, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी सारी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है। बिजनेसमैन को भी रिक्वायर्ड होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा, नॉर्मल इंडिविजुअल को भी रिक्वायर्ड होता है। मान लो कोई स्टडीज़ के लिए आउटसाइड जा रहा है, या फिर जॉब के लिए आउटसाइड जा रहा है, या कोई पर्सन, कोई फैमिली घूमने के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगी, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती है। तो फॉरेक्स इज एन एब्रीविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अ बैंक में परचेज और सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। देखिए, बैंक क्या करेगी? फॉरेन एक्सचेंज परचेज भी करेगी एंड सेल भी करेगी उसके क्लाइंट्स के लिए। A bank purchases forex from its clients, which the clients receive from foreign exchange transaction, and sell the forex when clients need it for overseas transaction। इसका मतलब क्या कि किसी पर्सन को आउटसाइड इंडिया जाना है तो क्या होगा, उसे रिक्वायर्ड होगा फॉरेन एक्सचेंज जाने के लिए, तो बैंक क्या करेगी? उसे फॉरेन एक्सचेंज सेल करेगी। सेम वे उल्टा केस भी होगा कि किसी पर्सन ने मान लो एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आया है, तो बैंक क्या करेगी? उसके पास से वो फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेगी एंड उसको उसके बदले में रुपीस दे देगी। तो ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस। तो चलिए, ये हमने देख लिए एजेंसी फंक्शंस। क्या क्या देखे उसमें हमने? पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफ़र करती है बैंक हमारे लिए, डीमटेरियलाइजेशन होता है, एंड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन भी करती है। नाउ नेक्स्ट इज यूटिलिटी फंक्शन। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी फंक्शन? कि बैंक कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ देगी जिससे हमें कुछ यूटिलिटी मिलने वाली है। देखिए, अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स यूटिलिटी फंक्शन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्लाइंट। इट प्रोवाइड्स सर्टेन फैसिलिटीज़ और प्रोडक्ट्स टू इट्स क्लाइंट्स एज फॉलोज। अब वो क्या क्या है? सबसे पहला, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। देखिए, अब अ ड्राफ्ट और चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ऑफ द सेम बैंक और अदर। किसी पर्सन को हमें पैसे पे करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसे चेक लिख के दे देंगे, या तो फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं? ड्राफ्ट बना के दे देते हैं। अब ड्राफ्ट में और चेक में डिफरेंस क्या होता है? जब हम किसी को चेक इश्यू करते हैं तो वो पर्सन चेक डिपॉजिट करेगा उसके अकाउंट में, ठीक है,
और उसके बाद हमारे अकाउंट से पैसे कट के जाते हैं उसके पास। लेकिन इन केस ऑफ ड्राफ्ट क्या होता है, जिस टाइम हमने ड्राफ्ट बनाया उसी टाइम उस सामने वाले पर्सन के नाम पे वो पैसे सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब भी वो पर्सन जिस भी डेट पे वो ड्राफ्ट डालेगा उसके बैंक में, तुरंत ही उसको पैसे मिल जाएंगे, हमारे अकाउंट में पैसे हो या ना हो उस टाइम पे, क्योंकि जब हमने ड्राफ्ट बनाया था उसी टाइम पैसे सिक्योर हो गए थे उसके नाम पे। लेकिन इन केस ऑफ चेक क्या होता है, अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस हो जाता है। नाउ अ बैंक इश्यूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। देखिए ड्राफ्ट फैसिलिटी सबको मिल जाती है, अकाउंट हो या ना हो, लेकिन चेक्स आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर। चेक खाली अकाउंट होल्डर ही इश्यू कर सकते हैं। बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। हम ड्राफ्ट बनवा रहे हैं बैंक में जाके, तो बैंक क्या करती है, कमीशन चार्ज करती है। नेक्स्ट आता है लॉकर फैसिलिटी। अब बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हमारे ज्वेलरी हो या कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जिसे हम सेफली नहीं रख पा रहे हैं, रिस्क है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके लॉकर में जाके उसे रख सकते हैं। और बैंक क्या करेगी, उसके अगेंस्ट हमारे पास से कुछ चार्जेस कलेक्ट करती है, दैट इज़ लॉकर फैसिलिटी। तो दिस इज कॉमन यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एनी कमर्शियल बैंक। The bank provides locker facility for the safe custody of valuables, documents, gold ornaments, etc. ये सारी चीज़ें हम लॉकर फैसिलिटी में रख सकते हैं। Now next is प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए बैंक क्या कर सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब कुछ चीज़ों पे वो रिसर्च करके रिपोर्ट्स भी बना के हमें दे सकती है। मान लो हमारा कोई बिजनेस है या फिर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं नया, तो हम क्या करेंगे, हम बैंक को बोलेंगे तो बैंक क्या करेगी, हमारे लिए कुछ रिपोर्ट्स बनाएगी, जिसके बेस पे फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स enable the business firm to obtain funds from the market and to obtain clearance from government authorities। अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस चीज़ में और हेल्प करने वाले हैं, लोन लेने में, obtain funds मतलब लोन लेने में from the market and obtain clearance from government authorities। कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर बैंक ये रिपोर्ट बना के दे रही है, उस रिपोर्ट के बेस पे गवर्नमेंट अप्रूवल तुरंत दे देती है, ठीक है। चलिए, ये हमारा थर्ड फंक्शन हो गया यूटिलिटी फंक्शन में। नेक्स्ट इज गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक भी बैंक इशू करती है। देखिए, बैंक इश्यूज गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स। दोनों को ये मिलेगा, जिसका अकाउंट बैंक में नहीं भी है, अगर उसे भी गिफ्ट चेक बनवाना है और किसी को देना है तो वो दे सकता है। Now, the gift checks or coins can be used by the client for the purpose of gifting on occasions like wedding, birthday, etc. किसी को हमें गिफ्ट देना है तो हम कोई चीज़ लेके गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, हम क्या देंगे, उसे गिफ्ट चेक दे देंगे या फिर गोल्ड कॉइन हम दे सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी बहुत अच्छी देती है बैंक जनरल पब्लिक को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग सर्विस। देखिए, अंडरराइटिंग सर्विस कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है ना। व्हाट इज़ अंडरराइटिंग सर्विस, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, अगर वो शेयर्स सारे ही शेयर्स सब्सक्रिप्शन नहीं हुए हैं तो क्या होता है, बैंक अंडरराइटिंग का काम कर लेगी, मतलब बैंक वो सारे शेयर्स ले लेती है। तो अ कमर्शियल बैंक में अंडरराइट द इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड बाय कंपनीज इफ़ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब। देखिए, शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, द अंडरराइटिंग बैंक एग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। जितने भी शेयर्स, जितना भी पोर्शन अनसब्सक्राइब रह गया है वो कौन सब्सक्राइब कर लेगा, कमर्शियल बैंक कर लेगी। और इस फैसिलिटी को क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग सर्विस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट आता है गोल्ड रिलेटेड सर्विस।
अब गोल्ड रिलेटेड सर्विस भी कुछ बैंक प्रोवाइड करती है, वो क्या क्या होती है? नाउअडेज मैनी बैंक्स आर प्रोवाइडिंग गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स. बैंक आर कमर्शियली बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड. देखिए बैंक क्या करती है? बाय करती है, सेल करती है गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम द कस्टमर ऑन लार्ज स्केल बेसिस. सम बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू इट्स कस्टमर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETFs एक्सेट्रा. देखिए बैंक सीधा गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट बाइंग तो सेलिंग करती है, बाइंग सेलिंग करती है, प्लस एडवाइजरी काम भी कर रही है. किस रिलेटेड? जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एडवाइस चाहिए होती है, सेम वैसे ही गोल्ड फंड्स भी रहते हैं, गोल्ड ETF भी रहता है. तो नाउ व्हाट इज़ गोल्ड ETF? तो गोल्ड ETF मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. तो इन फंड के रिलेटेड एडवाइजरी सर्विस भी बैंक हमें प्रोवाइड करती है, तो वो भी कवर होता है अंडर गोल्ड रिलेटेड सर्विस में ही वो आ जाएगा. तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ तक स्टूडेंट्स यूटिलिटी फंक्शन के बारे में जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है. तो सारे ही फंक्शंस हमने देख लिए यहाँ पे. कौन कौन से देखे? प्राइमरी देखे जहाँ पे था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. एंड उसके बाद हमने सेकेंडरी भी देख लिए जिसमें पहला हमने देखा एजेंसी फंक्शन एंड उसके बाद हमने देखा यूटिलिटी फंक्शन. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमें जो देखना है वो है ई बैंकिंग सर्विस. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस जो पहले नहीं थी ट्रेडिशनली, लेकिन अभी ई बैंकिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. तो वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स. तब तक के लिए बाय. थैंक यू सो मच.